हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। और इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 और 1.5 में दो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे गए हैं जिनमें आपको संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना होता है। जैसे कि √2 को √3, √5, √3.5, √9.3, इन सभी को वास्तविक संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से सीखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना बहुत अच्छे से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। वास्तविक संख्या रेखा पर √2, √3, √5 ही नहीं, हम √3.5, √9.3 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं शुरू से स्टार्ट। हम सबसे पहले देखते हैं कि √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए बहुत इजी है, संख्या रेखा के बारे में आप सब जानते हैं। चलिए हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं। हम एक संख्या रेखा को निरूपित कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ स्केल रख ली है और स्केल रखने के बाद में मैं एक सिंपली लाइन खींच लेता हूँ। ये लीजिए मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दी और इस लाइन पर मैं दोनों तरफ लगा देता हूं तीर के निशान। तीर के निशान लगाने का मतलब है कि ये लाइन इधर भी आगे बढ़ सकती है और इधर भी आगे बढ़ सकती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संख्या रेखा की लंबाई असीमित होती है और इस संख्या रेखा पर बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है वहाँ मैं एक निशान लगा देता हूँ। तो ये तो हो जाएगा मेरा 0। उसके बाद में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कुछ निशान और लगा देता हूँ। हमारे पास स्केल है, स्केल की सहायता से हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये सारे निशान लगा लेते हैं। तो हमारे इस शीट पर या इस कॉपी में आप कुछ भी कह सकते हैं, हमने वास्तविक संख्या रेखा को एक सही एकक यानी कि सही इकाई यानी सही यूनिट लेकर हमने संख्या रेखा को बना लिया है। तो इस बीच वाले पॉइंट को तो मैं कह देता हूँ 0, क्योंकि आप जानते हैं संख्या रेखा के बिल्कुल बीच का बिंदु होता है वो होता है 0। 0 के दाईं तरफ जो यूनिट्स होती है वो है आपकी 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और इसी प्रकार से अगर मैं 0 से पहले यानी बाईं तरफ चलता हूं तो यहाँ लिखा होता है -1, -2, -3, -4, -5। ये सब पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि इन सब की स्थिति कहाँ है, किस जगह -3 है, किस जगह -2 है और किस जगह ये सारी संख्याएं लिखी हुई है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा और इस संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो अंक लिखे हैं वो केवल पूर्णांक हैं। वास्तविक संख्याओं में तो रूट वाली संख्याएं भी आती है, तो वो रूट वाली संख्याएं इस वास्तविक संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है यही हमें पूछा गया है और यही हमें प्रदर्शित करके बताना है कि √2 इस संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। इसी प्रकार से √3 और √5 की भी हम बात करेंगे और √3.5 और √9.3 की भी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम √2 को। तो √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए ये होता है √2। अब √2 को आप पाइथागोरस प्रमेय के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। क्लियर है? तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। बाकी ये जो दो शेष भुजाएं हैं, एक तो लंब होता है और एक आधार होता है। तो यहाँ पर हम जो लेटी हुई रेखा है उसे आधार बोल देते हैं और इसे लंब बोल देते हैं। बाकी ये न्यून कोण पर डिपेंड करता है कौन सा आधार और कौन सा लंब होता है, लेकिन जनरली आप इन्हें मान लीजिए कि ये आधार है और ये लंब है। बाकी दोनों में से कोई सा भी आधार और कोई सा भी लंब हो सकता है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण की जो वैल्यू होती है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होती है। तो यहाँ ये √2 लिखा हुआ है, तो इस √2 को अगर हम इस रूप में लिखना चाहें
यानी पाइथागोरस प्रमेय के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे ये आप ध्यान दीजिए। रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रूट 2 को अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस बात का तात्पर्य यही निकलता है कि अगर आप इस वास्तविक संख्या रेखा पर एक इकाई यानी एक तो आधार हो और एक इकाई ही आपका क्या हो? लंब हो। अगर एक इकाई ही आधार है और एक इकाई ही अगर आपका लंब है तो जो कर्ण की वैल्यू है वो रूट 2 होगी। तो इसके आधार पर हम रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से रूट 3 और रूट 5 को भी करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट 2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं संख्या रेखा पर और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मुझे वैल्यू मिल रही है 1 और यहाँ भी वैल्यू मिल रही है 1। तो मैं इस वास्तविक संख्या रेखा पर एक इकाई को चुन लेता हूं। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1। तो ये यहां से यहां तक की दूरी 1 हो गई और यहां इस 1 पर जो ये अंक यानी कि संख्या 1 है, इस पर हमें एक लंब खींचना है और वो कितना होना चाहिए? 1 इकाई का। यानी जितनी ये इकाई है उतना ही लंबा, 1 इकाई ये है तो इतनी ही लंबाई का हमें यहाँ पर एक लंब खींचना है। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ लंब कैसे खींचा जाएगा। तो लंब खींचने के लिए लीजिए मैं इस 1 पर ये d रख देता हूँ। d को आप अच्छे से जानते हैं और d की सहायता से 90 डिग्री का कोण हमें यहाँ बना लेना है। देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक ज्यामिति का काम हमें करना होता है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए डॉट लगा दी और हम इसे इससे मिलाते हुए ये लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा हो गया लंब। लंब मुझे केवल 1 इकाई का लेना है तो मैं यहाँ थोड़ी लंबा इकाई खींचता हूँ, पूरा नहीं खींचता हूँ। ठीक है, वैसे हम चाहें तो पूरा भी खींच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें 1 इकाई लेनी है। और वो 1 इकाई हम कैसे लेंगे? वो 1 इकाई या तो लें आप प्रकार की सहायता से। प्रकार की सहायता से आप कहीं भी स्केल पर रखें और स्केल पर रखकर 1 यूनिट का चयन कर लें। जैसे कि ये मैंने 1 यूनिट का चयन कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हम जो चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सुग्राही होना चाहिए। अगर आपकी ये जो लंबाई आप यहाँ ले रहे हैं चाप के थ्रू, अगर ये बिल्कुल सही ढंग से या बिल्कुल सही नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने ये 1 इकाई ले ली और 1 इकाई लेने के बाद में इसे सही ढंग से यहाँ रखकर हम यहाँ चाप काट देते हैं। तो ये मेरी 1 इकाई हो गई, जिसे हम चाहें तो स्केल की सहायता से नाप कर भी देख लेते हैं। बिल्कुल सही 1 इकाई मैंने ये ले ली है। आप ये देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर काम करती है। अगर ये लंब 1 है और ये आधार भी 1 है तो फिर कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? रूट 2। जो हम कहाँ देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं इस कर्ण को खींच देता हूँ, यानी इसको, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मिलाकर हम इस 0 से मिलाकर हम खींच देते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक, ये हमने कर्ण खींच दिया। अब इस बिंदु को आप O नाम दे दीजिए, इस बिंदु को A नाम दे दीजिए, इस बिंदु को B नाम दे दीजिए। हमने क्या किया कि OA एकक लंबाई को हमने संख्या रेखा पर लिया और बिंदु A पर लंब AB खींचा। ठीक है, ये AB हमारा यहाँ लंब हो गया और AB बराबर 1 इकाई हमने ले ली। तो ये यूनिट भी 1 है, ये यूनिट भी 1 है। तो फिर OB बराबर कितना हो गया? रूट 2। ये हमने कैसे किया? पाइथागोरस प्रमेय के यूज से। तो अभी ये रूट 2 हमारा संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हुआ है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रकार को लेंगे और इस OB लंबाई का चाप भरेंगे। ये OB दिख रहा है आपको? यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। O से लेकर B तक की लंबाई का चाप हम भर लेंगे। तो ये लीजिए हम O से B तक की लंबाई का चाप भर लेते हैं। ये काम भी आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। जब आप चाप भर लेते हैं तो आपको इस बिंदु O पर प्रकार की नोक रखनी है और इस OB लंबाई का चाप आपको काट देना है। कैसे? बिल्कुल ऐसे। ये लीजिए, ये हमने चाप काट दिया। तो ये जो बिंदु आपको संख्या रेखा पर प्राप्त हो रहा है, इस बिंदु को हम कह देते हैं P। इस बिंदु को हम P कह देते हैं। तो ये जो बिंदु P आपको प्राप्त हुआ है, ये आपकी वैल्यू है रूट 2 की। तो लीजिए आपका रूट 2 संख्या रेखा पर आ चुका है। आप जानते हैं रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है?
1.414। और यहाँ पर आप अगर इसे स्केल की सहायता से नाप कर देखेंगे तो ये जो बिंदु P है वो लगभग आपको यहीं पर मिलेगा। तो इस तरह से हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब आप देखिए कि मैं आपको √3 और √5 को भी संख्या रेखा पर निरूपित करके बता देता हूं। लेकिन इस निरूपण के लिए आपको चाहिए क्या? आपको मेन चीज ये है जो चाहिए। हम बात करते हैं √3 की। तो √3 को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए हम देखेंगे कि रूट में पाइथागोरस प्रमेय को, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के यूज से हम √3 को क्या लिख सकते हैं। हम √3 को अगर मैं लिखना चाहूं कि 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर तो 2 होता है, यानी कि ये रूट में है तो ये भी रूट में हो गया। अब मुझे चाहिए रूट में 3। अगर मैं यहाँ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करता हूँ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि √3 नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये मुझे मिल रहा है √5। तो ये चीज़ तो मेरी काम आएगी कहाँ? इस √5 में। लेकिन मुझे अभी चाहिए √3। तो अगर मैं इस 2 की जगह √2 का स्क्वायर लिख दूँ तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में मुझे क्या मिल जाएगा? 3। कुछ समझ में आई आपके बात? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहली जगह तो लेता हूँ √2 का स्क्वायर और इस दूसरी जगह लेता हूँ 1 का स्क्वायर। तो यानी कि 1 तो हो गया हमारा आधार और 1 हो गया लंब। तो ये हमें मिलता है √3। तो √3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो उसे फिर हम संख्या रेखा पर भी निरूपण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि √3 को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए पहले आपको √2 खींचना पड़ेगा, और जब √2 मिल जाएगा तो फिर हम √3 को प्राप्त कर सकेंगे। कैसे? चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, उसी प्रकार से संख्या रेखा बनानी होगी। तो मैं संख्या रेखा बना दूं। लीजिए, मैंने संख्या रेखाएं खींच लिए। अब जब संख्या रेखाएं मेरे पास आ गई तो मैं देख रहा हूं कि √3 के लिए मुझे एक तो √2 चाहिए और एक 1 चाहिए। तो देखो, √2 तो मैं डायरेक्ट ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर 1 इकाई लेकर आगे बढ़ता हूं। तो ये 1 इकाई मैंने यहां से यहां तक ले ली। इस बिंदु को वही हम O कह देते हैं और इसे A कह देते हैं। तो OA बराबर 1 हमने ले लिया। OA बराबर क्या ले लिया? 1 इकाई हमने ले ली। ठीक है, इसी प्रकार अब जब 1 इकाई ले ली तो जैसे हमने ऊपर ये √2 प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार से हम √2 प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले बिंदु A पर लंब AB खींच लेंगे और AB को 1 इकाई का लेकर चाप काट कर 1 इकाई की लंबाई के बराबर यहाँ चाप काट कर AB बराबर 1 इकाई ले लेंगे और इस B को इस O से मिलाकर खींचेंगे तो हमें √2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से लेंगे हम। ये लीजिए, मैं सबसे पहले इस 1 इकाई को लेने के बाद इस पर ये लंब खींच देता हूँ। ये लीजिए, मैंने डॉट लगा दी और ये AB बराबर 1 इकाई का लंब हम यहाँ खींच लेते हैं। ठीक है, ये लंब हमने खींचा तो इसको 1 इकाई लेने के लिए हम क्या करते हैं, 1 इकाई का चाप, अगर मैं इस चाहूँ तो 1 इकाई को यहाँ से भी चाप भर सकता हूँ। देखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चाप भरा, ये 1 इकाई आ गई और मैंने ये चाप 1 इकाई का काट दिया। ठीक है, अब ये जब 1 इकाई का चाप काट दिया तो इसे मैं अगर यहाँ से मिलाते हुए खींच दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √2। और इस चीज़ को आपने भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो ये मुझे क्या प्राप्त हो गया, √2 प्राप्त हो गया। ये O है तो मैं इसे B कह देता हूँ। देखिए, OB बराबर √2 मुझे मिल चुका है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि √2 मुझे यहाँ संख्या रेखा पर मिल गया है। अब √2 के बाद ये 1 चाहिए, तो ये 1 मैं कहाँ से लूँगा, इस बिंदु B से इस OB को आधार मानकर एक लंब खींचूंगा इकाई लंबाई का। और लंब कैसे खींचते हैं, वही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम इस D को इस बिंदु B पर रखेंगे और OB के सापेक्ष इस बिंदु B पर रखकर हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये लीजिए, 90 डिग्री का कोण बनाया और मैंने इसे मिलाते हुए इस B को इससे मिलाते हुए ये 90 डिग्री की लाइन खींच दी है। ठीक है, मैं इसे पूरा नहीं खींच रहा हूँ ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि पूरा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें 1 इकाई लंबाई का चाहिए, तो 1 इकाई का चाप अभी हमारा भरा हुआ है। हमने अभी 1 इकाई का ये चाप भरा था, ये देख लीजिए बिल्कुल 1 इकाई का है। तो ये चाप आप यहाँ से बिंदु B से इस पर काट दीजिए। ये लीजिए, मैंने ये चाप काट दिया। तो ये चाप जो है वो 1 इकाई का है। तो ये इकाई 1 है, ये इकाई 1 है और ये दूरी भी 1 है। अब ये जो चाप हमने काटा, इस बिंदु को हम कह देते हैं C। और इस C को अगर मैं O से मिलाता हूँ, देखिए इस C को क्या करते हैं हम, O से
मिला देते हैं। तो ये जो दूरी है वो मुझे क्या मिल रही है, √3। क्लियर है। अगर मैं इसी तरह से और आगे बढ़ूं, यहाँ पर लंब खींचूं 1 इकाई का और फिर इसको इससे मिलाऊं तो मुझे √4 मिलेगा। फिर आगे प्राप्त होने वाले पर फिर 1 इकाई आगे बढ़ूं, 1 इकाई खींचकर फिर इससे मिलाता हूं, कर्ण खींचता हूं तो √5 मिलेगा। और इस प्रकार से बनता है हमारा एक सर्पिल, जो कि आपकी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, जिसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ मैं √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहता हूँ, तो मैं √3 की ही बात करूँगा। अब अगला काम हम क्या करेंगे, ठीक हमने यहाँ जो काम किया कि इस √2 के बराबर चाप भर के हमने चाप काट दिया, तो अब इस √3 के बराबर चाप भर लेते हैं। यहाँ से इस √3 के बराबर ये लीजिए मैंने चाप भर लिया और ये फिक्स चाप भर लिया। तो अब इस चाप को हम क्या करते हैं, काट देते हैं और ये लीजिए इस चाप को हम इस संख्या रेखा पर काट देते हैं और ये संख्या रेखा पर कट गया। तो संख्या रेखा पर जो ये बिंदु आपको प्राप्त हुआ, इस बिंदु को हम कह रहे हैं फिर से P। तो ये जो आपका P है वो क्या है, √3। और आप जानते हैं कि √3 बराबर होता है 1.732। तो देखिए 1.7 के आसपास आपको मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी हाँ। तो ये बिंदु P आपका बिल्कुल सही जगह संख्या रेखा पर आ गया है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर बिंदु P की जो स्थिति है वो √3 की स्थिति है और इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब मैं चलता हूं √5 की तरफ। और √5 के लिए हमने यहाँ क्या देखा कि 2 का स्क्वायर, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, इस √5 के लिए ये लीजिए √5 और ये बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ये कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये रूट में 5 के बराबर हो गया, यानी ये √5 के बराबर है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि एक तो इकाइयों में लेनी है 2 और दूसरी इकाई लेनी है 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 इकाई ले लेते हैं, ये 1 और ये 2। तो इसे तो कह देता हूँ O और इसे कह देता हूँ A। तो हमने क्या किया, OA बराबर 2 इकाई ले ली। अब 2 इकाई ले ली तो अब मुझे लेनी है 1, और 1 कैसे लूँगा, जैसे हमने ये यहाँ ली ठीक उसी प्रकार से। तो मैं यहाँ सीधा सीधा आपको समझाने के लिए शॉर्ट में निपटा दूँ। तो देखिए मैंने यहाँ स्केल से खींच दिया है, आपको स्केल से नहीं खींचना है। आपको क्या करना है, आपको ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री का D की सहायता से कोण बनाना है और उस पर ये चाप काट कर बिंदु B प्राप्त करना है। तो ये लीजिए बिंदु B मैंने प्राप्त कर लिया। मैंने डायरेक्ट किया है, आपको ठीक इस प्रकार से करना है। इस D का इस्तेमाल करके यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपको चाप काटना है इकाई का, तो यहाँ कटेगा। इसके बाद आप इस बिंदु B को O से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, और जब आप इसको O से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका आ जाएगा √5। जी हाँ, ये आपका √5 आ जाएगा। कैसे आया √5, क्योंकि ये तो आ गई आपकी 2 यूनिट और ये आ गई 1 यूनिट, और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है, √5। तो ये आपका √5 हो गया। अब आपको ठीक जैसे आपने पहले किया उसी प्रकार से OB लंबाई का एक चाप भर लेना है। ये लीजिए OB बराबर हमने चाप भर लिया और इस चाप को काट देना है। ये चाप आपका जहाँ कट रहा है वो आपका बिंदु P है और ये बिंदु P संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप √2, √3 और √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो आपने अभी तक देख लिया। अब हम देखते हैं √3.5 और √9.3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। लीजिए मैंने ब्लैंक पेपर ले लिया है और मेरा प्रश्न मुझसे कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √9.3 को प्रदर्शित कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। इन दोनों ही प्रकार के प्रश्न, यानी दशमलव वाली संख्याएं और बिना दशमलव के जो अपने रूट में संख्याएं देखिए, उनका वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित महत्वपूर्ण बात है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 9.3 वर्गमूल, 9.3 के वर्गमूल को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा। तो चलिए मैंने ये स्केल ले ली और स्केल की सहायता से 9.3 का, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ मैंने डॉट लगाई और यहाँ से 9.3 मेरा कहाँ हो रहा है, ये रहा। तो 9.3 तक मैंने एक रेखा खींच ली। ठीक है,
इस रेखा को मुझे 9.3 से आगे भी बढ़ाना होगा, तो मैं पहले से ई से आगे बढ़ा देता हूँ। ये रहा मेरा 9.3 जिसका मुझे ध्यान रखना है। तो ये एक बिंदु है मेरा 9.3 और इसे मैंने आगे बढ़ा दिया है। और ये मेरा बिंदु है जो स्टार्टिंग बिंदु है, तो इसे मैं कह देता हूँ ओ। ठीक है, ये ओ हो गया और ये ए। तो ओ ए बराबर 9.3 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखाखंड खींच लिया और इसको x तक आगे बढ़ा दिया है। ओ ए को x तक आगे बढ़ा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इस तरह की कोई सी भी संख्या हो, चाहे रूट में 9.3 हो, चाहे 3.5 हो, या फिर कोई सी भी संख्या हो, आपका रूट 2, रूट 3 और रूट 5 भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, जो रूट के अंदर संख्या दी गई है उस लंबाई का एक रेखाखंड खींचना होगा और उसे थोड़ा आगे तक x तक बढ़ा लेना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा, आपका जो बिंदु A है उस बिंदु A से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु B प्राप्त करना है। आप बिंदुओं के नाम कुछ भी बोल सकते हैं। ये मेरा 9.3 था, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने ये बिंदु A ले लिया, तो मैंने यहाँ B ले लिया है। ये बिंदु B मैंने कहाँ ले लिया, A से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये इकाई मेरी कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, अब आपको अगला काम क्या करना है। देखिए, अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि हमने OA बराबर 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया है और इस OA को x तक आगे बढ़ाया है। इसके बाद तीसरा काम हमने ये किया है कि बिंदु A से इकाई दूरी पर बिंदु B प्राप्त किया है। अब जो अगला काम हम करेंगे वो करेंगे इस OB, O से लेकर B तक का जो रेखाखंड है इसका लंब समद्वि भाजन। तो इस OB का लंब समद्वि भाजन कर दीजिए। तो इसके लिए हमें लेना होगा प्रकार, और लंब समद्वि भाजन के लिए आपको पता है कि आपको आधे से ज़्यादा खोलना होता है। तो इस बिंदु B से मैं देख रहा हूँ कि मैंने इसको आधे से ज़्यादा खोल लिया है। आधे से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, तो आधे से ज़्यादा खोल के सही ढंग से आप प्रकार की नोक को रखिए। तो बिंदु B पर रखकर एक चाप ऊपर की तरफ काटा और एक चाप नीचे की तरफ काटा। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रकार की नोक को, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, ये जो दूरी है ये परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अब हम बिंदु O से भी ये दोनों चाप काट देंगे। तो O से भी एक ऊपर चाप काटा और एक नीचे चाप काटा। जहाँ ये चाप कट रहे हैं वहाँ इन दोनों चापों को मिलाते हुए हमें एक रेखाखंड खींचना है, और यही जो रेखाखंड होता है वो हमारा इस OB का लंब समद्वि भाजक होगा। ये लीजिए, मैं इसे डैश के रूप में खींच देता हूँ क्योंकि इसका सीधा इस पॉइंट से संबंध है हमारा। इस पॉइंट का हमें उपयोग करना है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, चलिए C दे देते हैं। अगर AB ले लिया तो अब इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं, जो क्या है, इस OB का मध्य बिंदु है। ठीक, जब OB का मध्य बिंदु हमें मिल चुका है तो हम चलते हैं आगे। और आगे क्या करना होगा कि इस बिंदु C को केंद्र मानकर, बिंदु C को अगर केंद्र मानेंगे तो OC भी बराबर है और CB भी बराबर है। तो OC कह दो चाहे CB कह दो, तो OC त्रिज्या का हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे बिंदु C को केंद्र मानकर। तो ये लीजिए, बिंदु C को केंद्र मानकर हमने OC के बराबर चाप ले लिया और इस OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त हम यहाँ खींच देते हैं। ये लीजिए, ये हमने अर्धवृत्त खींच दिया। क्लियर, आपका बहुत ज़्यादा काम इस प्रश्न का हो चुका है और अब छोटा सा काम बाकी है, हम वो भी कर लेते हैं। आपने OC त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा है C को केंद्र मानकर। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बिंदु A है इस पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। उसके लिए मैंने फिर से D ले लिया है। यहाँ आपको प्रकार से बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप D से बना सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने D को यूज़ किया है और D को यूज़ करके मैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। तो ये लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने डॉट लगा दी है और इसे मिलाते हुए मैं इसे खींच देता हूँ, किसे, रेखाखंड को। तो ये लीजिए, मैंने रेखाखंड खींच दिया है। तो ये मेरा लंब हो गया। मैं देख रहा हूँ कि बिंदु A से हमने इस OB पर जो लंब खींचा है वो बिंदु D पर, कहाँ, बिंदु D पर इस अर्धवृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो D है, ये जो बिंदु D है उसे आप इस C से मिला दीजिए। आप क्या कीजिए, इसे इस C से मिला दीजिए। तो चलिए हम इस D को बिंदु C से मिला देते हैं। तो ये मैंने D को बिंदु C से मिला दिया। ये लीजिए,
बिल्कुल इसमें आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पॉइंट इधर से उधर हुआ नहीं और सारा मामला गड़बड़ हुआ नहीं। ये जो हमने सी डी को मिलाया है, इसका यूज मैं आपको समझाने के लिए करूंगा, लेकिन आपको कॉपी में अगर ये प्रश्न करना है तो इसे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या करना होगा, आपको सी डी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सी डी मैंने मिलाया है आपको समझाने के लिए, तो मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि इस प्रश्न को हमें कॉपी में करना है तो आपको सी डी को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, इस ए से डी, ए और जो डी है, तो इस ए डी के बराबर चाप भर लीजिए। इस ए डी के बराबर चाप भर के इस बिंदु ए से एक चाप काट दीजिए। ये चाप आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक और बिल्कुल सही सही भरना होगा। अगर ये जरा सा भी कम ज़्यादा हो गया तो हमें नुकसान दे सकता है। ये लीजिए, मैंने सही सही चाप भर दिया और ये सही चाप भरकर आप इसे काट दीजिए। ये हमारी इस संख्या रेखा को इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसे हम नाम दे देते हैं P। अब आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा तो अभी तक है ही नहीं, तो संख्या रेखा कहाँ से आएगी? चलिए हम ये भी देख लेते हैं। आपने यहाँ जो ये बिंदु A देखा है, ये हमारा मूल बिंदु होगा, यानी कि O होगा। इसके बाद जो B है वो 1 होगा, और आपको क्या करना होगा, एकक यानी कि एक इकाई पर कुछ दूरियां लगानी होगी, जिन्हें आप इस प्रकार से लगाएंगे। स्केल रख दीजिए। ये आपने एक इकाई की दूरी ली थी, तो यहाँ से सही एक इकाई की दूरी ये है, और यहाँ से ये 11 नंबर पर दूसरी हो गई, और ये 12 नंबर पर दूसरी हो गई। देख रहे हैं ना आप? तो इसी प्रकार से आप ये दूरियां लगा सकते हैं एक इकाई पर, जैसे हम संख्या रेखा बनाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से। तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारी संख्या रेखा बन गई। और इस संख्या रेखा पर ये जो बिंदु P है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? √9.3 को प्रदर्शित कर रहा है। और √9.3 का अगर आप मान देखना चाहें तो √9.3 का मान होता है 3.049। ये मान होता है 3.049, जिसे आप चाहें तो 3.5 भी कह सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3.05 पर ये पॉइंट P आपको नजर आ रहा है। दिख रहा ना, ये 3.05 पर लगभग आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया इस वास्तविक संख्या रेखा पर √9.3 का प्रदर्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये CD को क्यों मिलाया है। मैं आपको यहाँ सबूत देना चाहता हूँ, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो P है वो बिल्कुल सही है। एक प्रूफ तो आपको यहाँ मिल गया, एक प्रूफ तो आपको यहाँ मिल रहा है कि ये जो हमने संख्या रेखा पर बिंदु P प्राप्त किया है वो √9.3 ही है। और मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको इस चीज़ को प्रदर्शित करके दिखा देता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं √3.5 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी होगी। ठीक इस प्रकार से ये 3.5 की, और उसे आगे तक बढ़ा लेना है। ये 3.5 है और ये इसे हमें आगे तक बढ़ा देना है। तो ये मेरा 3.5 पर मैंने ध्यान दिया कि ये पॉइंट 3.5 है और इसे x तक आगे बढ़ा दिया है। तो ये O हो गया, ये A हो गया, और ये कितना है 3.5। फिर क्या करना है आपको, इस A से एक इकाई पर, यहाँ से ठीक एक इकाई की दूरी पर, ये मैंने 3 पे रखा, तो ये 4 पर मुझे डॉट लगानी है। ठीक है, और इस एक इकाई पर मुझे बिंदु B ले लेना है। इस बिंदु B और O, ठीक है, इस रेखाखंड OB का मुझे लंब समद्वि भाजन करना होगा, जैसा हमने अभी किया था। तो ये लीजिए, मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया है, और ये एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इसी प्रकार से बिंदु O से भी मैं ऊपर और नीचे 2 चाप काट देता हूँ। ये लीजिए, मैं ये 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस लंब समद्विभाजक को खींच लेना है। दोनों पॉइंटों को ढंग से मिलाइए और मिलाते हुए लंब समद्विभाजक को खींच दीजिए। ठीक है, ये लंब समद्विभाजक खींच दिया। ये बिंदु जो हमें C प्राप्त हो रहा है, इसे केंद्र मानेंगे हम, और इसे केंद्र मानकर आप चाहे तो OC त्रिज्या ले लें, चाहे फिर CB त्रिज्या ले लें, और एक अर्धवृत्त खींच दें। ये हमने यहाँ अर्धवृत्त खींच दिया। सॉरी, ये जो मेरे से गलती हुई है वो आपसे नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पेन यूज़ कर रहा हूँ, इसे इरेज नहीं कर सकता। अगर आपसे ऐसा होता है तो आप उसे इरेज कर दें। तो ये लीजिए, मैं ये अर्धवृत्त ढंग से बना देता हूँ, और नए सिरे से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी में बना रहा हूँ। आपको सुधार कर लेना है इरेज करके।
तो ये अर्धवृत्त जब बन जाता है तो हमें क्या करना होता है, बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो ये लीजिए मैंने ले लिया डी और इस ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण भी हम बना देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के कोण पर मैंने डॉट लगाई और इसे मिलाते हुए मैंने खींच दिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपका 90 डिग्री वाला कोण है ये आपके इस अर्धवृत्त को जिस जगह कट करता है, ये लीजिए मैं इतना ही खींचता हूँ और ये बिंदु डी पर यहाँ कट कर रहा है। तो ये बिंदु डी पर जहाँ कट करता है तो आपको क्या करना है, इस बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखनी है और एडी के बराबर चाप भरना है। एडी के बराबर आपको चाप भरना है। ये लीजिए मैं पहले भरता हूँ, नाप लेता हूँ इसको पूरा। ये देखिए मैंने इसको एडी के बराबर नाप लिया, तो एडी का वो चाप हो गया और इस चाप को हम यहाँ से घुमाते हुए काट देते हैं। ठीक है, ये एडी का चाप हमने काट दिया। ठीक, ये जहाँ इस संख्या रेखा को काट रहा है उस बिंदु को हम कह देंगे P। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस बिंदु A को 0 मान लेना है, B को 1 मानना है और इससे इकाई दूरियां ले लेनी है। स्केल से नाप कर लीजिए आप। तो लीजिए मैं यहाँ पर इसको 10 पे सेट कर देता हूँ। तो 10 के बाद ये 11 पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस P के नीचे यहाँ मुझे एक बिंदु मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है और तीसरा यहाँ। ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये लीजिए एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। अब मैं इन सबको लिख देता हूँ। ये अगर मेरा 0 है तो ये हो गया -1, ये हो गया -2 और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो P पर था वो क्या था 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4। तो देखा मैंने कि √3.5 की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ मिल गई है बिंदु P पर। और बिंदु P कहाँ है, ये इस जगह जहाँ पर ये चाप कट रहा है ना, वो बिंदु P है और ये P किसके बराबर है, √3.5 के बराबर है। इस प्रकार से आपने √3.5 और √9.3 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। ये आपको इरेज कर देना है। मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने ये CD क्यों मिलाया था। दरअसल ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों ये P √9.3 है। दरअसल अब तक हमने जो देखा कि √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका देखा, वो तरीका अलग था। उस तरीके में हमने देखा कि अंडर रूट में ये x जो है वो कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक। और वो पूर्णांक कैसा होना चाहिए, धन पूर्णांक। कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यदि रूट में कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक हो तो उसको तो हम पहले वाले तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने तरीका देखा है इसमें अगर अंडर रूट में कोई सा भी पूर्णांक है, चाहे वो x है मान लेते हैं हम, और ये जो x है वो कोई सी भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ भी आवश्यक है कि ये वास्तविक संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। अब धनात्मक वास्तविक संख्या में तो आप जानते हो सारी संख्याएं आ गई। पूर्णांक का मतलब है केवल पूर्ण अंक होने चाहिए, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये सब चीज़ें। लेकिन वास्तविक संख्या में तो आपकी कैसी संख्याएं आ गई, √9.3, √9.5, √7.3। किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस x के अंतर्गत तो ये भी आ गए। अगर अंडर रूट में जरूरी नहीं पॉइंट वाली संख्याएं हो, क्योंकि 2, 3 और 5 भी वास्तविक संख्या है तो वो भी इसके अंतर्गत आ गई है। यानी ये जो मेथड आपने देखा है उसमें आपकी सभी वास्तविक संख्याएं जो कि धनात्मक है आ चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये CD क्यों खींचा। देखिए हम स्पष्ट करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ का एक और प्रूफ लेते हैं कि ये हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि OC, CD और CB ये बराबर है। तो मैं ज़रा नोट कर लेता हूँ कि OC बराबर है CD बराबर है CB के, ये तीनों चीज़ें बराबर है। और ये तीनों चीज़ें किसके बराबर है ये भी हम ले लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि हम ये ले रहे हैं √x, हम √x लेते हैं और x हमारी कौन सी संख्या है, कोई सी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को हमने यहाँ x मान लिया है। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ली, यानी कि जो OA है वो OA कितना है, यहाँ हमने देखा कि जो OA है वो OA 9.3 और 9.3 की जगह हमने क्या लिया है x। तो OA हमारा क्या है, x है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी कि ये जो दूरी है वो कितनी है, x है। ठीक है, ये दूरी x है तो ये दूरी इकाई है, ये आप जानते हैं, ये 1 यूनिट है। तो ये 1 यूनिट है तो CB बराबर क्या हुआ,
यानी कि सी बी बराबर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो x था उसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये +1 करने पर क्या हो गया, OB। और ये CB क्या है, इस OB का आधा है, क्योंकि हमने क्या खींचा है, लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक इसको दो समान भागों में बांट रहा है, तो OC बराबर है CB के, और CB क्या हो गया, OB का आधा। और OB क्या हुआ, यहां से यहां तक x और ये 1 यूनिट है, तो ये हो गया x + 1 और उसका आधा, यानी x + 1/2 हो गया। हमारा क्या हुआ कि OC भी x + 1/2 हो गया, CB भी x + 1/2 हो गया। और यहां आप ये देख रहे हैं कि ये एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो OC भी त्रिज्या है, CD भी त्रिज्या है और CB भी त्रिज्या है, इसलिए OC, CD और CB सभी क्या हो गई, x + 1/2 हो गई। चलिए, जब ये x + 1/2 हो गई तो हम निकालते हैं इस AD का मान। तो AD का मान निकालने के लिए हमें ये जरूरी है कि AC का मान हमें प्राप्त हो। अभी AC क्या होगा, देखिए ये C से लेकर A तक की दूरी क्या है, कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अगर उसमें से ये 1 माइनस कर दूं तो ये AC आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। और यहाँ हम ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं x है, इसमें से अगर मैं OC को घटा दूं तो भी मुझे AC मिलने वाला है। तो दोनों तरीके से जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। मुझे ये इजी लग रहा है, CA की वैल्यू निकालने के लिए इस CB में मैं अगर 1 माइनस कर दूं तो CA आ जाएगा, यानी कि CA बराबर क्या हो जाएगा, CB - 1। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि CB की वैल्यू कितनी है, x + 1/2, और इसमें से अगर मैं -1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x + 1, ये 2 यहाँ जाएगा तो -2 और /2, और इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे, x - 1/2। तो चलिए, मुझे CA भी मिल गया। तो इस CA की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, ये रही x - 1/2। और ये जो AD है वो AD कितना है, ये है आपका √9.3। ये वैल्यू तो मुझे निकालनी होगी, क्योंकि मुझे AD तो फाइंड करना है। ये यहाँ जो बिंदु P मिला है AD के बराबर चाप काटा है, तो ये AD बराबर किसके है, √9.3 के, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये तो हो गया मेरा कर्ण, ये हो गया आधार, तो मुझे लंब फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ यूज करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं, लंब ज्ञात करते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए हम निकालते हैं। तो ये लंब बराबर हो जाएगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, CD ये रहा, और CD की वैल्यू ये रही। तो चलिए मैं इस CD को लिख देता हूँ x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, अब बात करता हूँ किसकी, A² A यानी कि आधार, और आधार कितना मिला मुझे, x - 1/2, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर। और अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा 4x/4, ठीक है। यहां मुझे मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर 4x/4। इसे मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और इसे सॉल्व करने पर आगे मुझे क्या मिल रहा है, x, और ये रूट तो आपका चल ही रहा है, तो √x, यानी ये जो लंब है यानी कि AD है, तो AD बराबर मुझे क्या मिल गया, √x। यही तो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये जो दूरी है वो इस x का √ है। तो ये किसके बराबर है, ये इस चाप के बराबर है। तो ये बिंदु P इस संख्या रेखा पर इस √x को प्रदर्शित करता है। इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा 3.5 और 9.3। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने इन संख्याओं को यहाँ प्रदर्शित किया है, आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको CD को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार से काम कीजिए, आपको CD को सिर्फ और सिर्फ मैंने ये प्रूव करने के लिए यहाँ समझाया है। तो इस प्रकार से आप ना केवल √2, √3, √5 बल्कि √9.3, √3.5 जैसी किसी भी धनात्मक वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।